जेम्स वेब द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखकर अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इसे सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए स्पेस में भेजा गया है तो आप गलत हैं, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप न सिर्फ किसी प्लैनेट की खूबसूरत तस्वीर ले सकता है बल्कि वो किसी प्लैनेट पर एलियंस के सबूत भी ढूंढ सकता है, और जेम्स वेब ने ऐसा किया भी है। पृथ्वी से 700 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ग्रह पर जेम्स वेब ने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। इसके साथ ही इस टेलीस्कोप को कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद उस ग्रह पर ओजोन लेयर बन रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये प्लैनेट हमारे लिए हैबिटेबल है। क्या इस प्लैनेट में इतनी खूबियां हैं कि हम इंसान इस पर अपना अगला घर बनाने के बारे में सोचें। अभी मैं जिस प्लैनेट की बात कर रही हूँ वो एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट्स वैसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर होते हैं। इस प्लैनेट का नाम है वास्प 39b, जिसे फरवरी 2011 में डिस्कवर किया गया था। ऑफिशियली इस प्लैनेट को बोका प्रिंस कहा जाता है। अपनी 100वीं एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट किया था तारों और उनके ग्रहों को नाम देने के लिए। इसी कैंपेन के दौरान इस प्लैनेट को ये नाम मिला। वास्प 39b को जुपिटर और सैटर्न दोनों से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसका साइज जुपिटर से 1.3 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसका मास सैटर्न के बराबर है। अगस्त 2022 में ये प्लैनेट दुनिया भर में तब सुर्खियों में आ गया जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को खोजा था। ये पहली बार था जब किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को खोजा गया हो, और अब एक बार फिर से इस प्लैनेट को हेडलाइन बनने का मौका मिला है, और इस बार भी वजह जेम्स वेब टेलीस्कोप ही है। इस टेलीस्कोप से मिले डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और पता लगाया कि इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद है, जो इस बात का सबूत हो सकता है कि वहाँ पर ओजोन लेयर जैसी प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण हो रहा होगा। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तब बनता है जब किसी प्लैनेट पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब किसी तारे की हाई एनर्जी लाइट उसके किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसों से रिएक्शन करके नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है, तो इस प्रक्रिया को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमारे प्लैनेट पर ऐसी ही प्रक्रिया की वजह से ओजोन लेयर बनती है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इस प्लैनेट पर भी ऐसी ही लेयर बन रही हो। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड को खोजा गया है, और इस खोज के साथ ही जेम्स वेब ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत साबित कर दी है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, सोडियम और पोटेशियम को भी खोजा गया है। इस प्लैनेट पर इतने सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये प्लैनेट हमारे लिए हैबिटेबल है। तो इसका जवाब है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये प्लैनेट अपने तारे से सिर्फ 7 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि मरकरी सूरज से जितना दूर है, यह ग्रह अपने तारे से उससे भी 8 गुना कम दूरी पर है। इतनी कम दूरी होने की वजह से ये प्लैनेट अपने तारे को सिर्फ 4 दिनों में ही ऑर्बिट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि इस प्लैनेट का एक साल पृथ्वी के 4 दिनों के बराबर होता है। अपने तारे के इतना नज़दीक होने की वजह से ही इसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस है। अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि ये प्लैनेट हम इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पर ऐसी कोई ज़िंदगी मौजूद हो जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकती हो, लेकिन अभी तक तो उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिलहाल के लिए हमें एलियन से मिलने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जितना डाटा प्रोवाइड किया है उसकी मदद से वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट के प्रेजेंट को ही नहीं बल्कि उसके पास्ट को भी समझा है। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं उसके रेशियो को स्टडी करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि ये प्लैनेट बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों के कोलिजन से बना होगा। इस प्लैनेट के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, और ये इस बात का सबूत है कि ये प्लैनेट अपने तारे से बहुत ही दूर बना होगा। आज ये अपने तारे से जितना नज़दीक है, ये हमेशा से उतना नज़दीक नहीं होगा। इतना सारा डाटा एकत्रित करने के लिए
जेम्स वेब ने अपने 4 में से 3 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है, नीरस्पेक, नेरिसिस और नीरकैम। मैंने आपको अभी बताया कि जेम्स वेब ने 3 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ये डाटा प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला ग्राफ नेरिसिस के डाटा की मदद से प्लॉट किया गया है, ये वाला ग्राफ नीरकैम की मदद से, और इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करने के लिए नीरस्पेक के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेम्स वेब के चारों इंस्ट्रूमेंट्स 17 अलग अलग मोड्स में ऑपरेट हो सकते हैं, और इन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए नीरस्पेक के अलग अलग मोड्स का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब बारी बारी से ये देख लेते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या क्या खोजा गया है। तो ये है पहला वाला ग्राफ, जिसमें हमें पोटेशियम, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। ये है दूसरा वाला, और इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये तीसरा वाला ग्राफ नीरस्पेक के G3958 मोड की मदद से प्लॉट किया गया है, और इसमें हमें वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अब बारी है आखिरी वाले ग्राफ की, जिसे नीरस्पेक के प्रिज्म मोड की मदद से प्लॉट किया गया है, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे सोडियम, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन सभी डाटा का इस्तेमाल करके 5 साइंटिफिक पेपर्स लिखे जा चुके हैं, जिनमें से 3 पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और 2 पेपर्स को अभी रिव्यू किया जा रहा है। चलिए अब ये समझते हैं कि जेम्स वेब ने इतना सारा डाटा प्राप्त कैसे किया होगा। ये डाटा प्राप्त करने के लिए जेम्स वेब ने उस प्लैनेट को तब ऑब्जर्व किया होगा जब वो अपने तारे के सामने से होकर गुजर रहा था। इस स्थिति में वो प्लैनेट जेम्स वेब और अपने तारे के बीच होगा। इस तरह से तारे से आ रही रोशनी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर जेम्स वेब तक पहुंच रही होगी। प्लैनेट के वायुमंडल में उपस्थित अलग अलग केमिकल्स लाइट के अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद तारे की रोशनी का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसमें कुछ रंग गायब होते हैं। ये मिसिंग कलर्स ही हमें ये बताते हैं कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का केमिकल मेकअप क्या है, यानी कि वहाँ पर कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप को सिर्फ एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस टेलीस्कोप को बनाना शुरू किया गया था, तब एक भी एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर नहीं किया गया था। साल 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया था, और अब तक लगभग 5000 एक्सोप्लैनेट्स को खोजा जा चुका है। जब एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया, तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने जेम्स वेब में कुछ बदलाव किए ताकि ये टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट को भी स्टडी कर सके, और जाहिर है जेम्स वेब ने ये काम बखूबी किया है। बस कुछ महीनों में ही इसने किसी एक्सोप्लैनेट की पहली डायरेक्ट इमेज ली, तो किसी एक्सोप्लैनेट पर पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया। इन सबसे एक बात तो साबित हो जाती है कि जेम्स वेब के आगे का सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला है। अगर आप जेम्स वेब द्वारा की गई ऐसी ही खोजों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए।